नमस्कार। रण क्षेत्र का वक्त है, लेकिन आज रण क्षेत्र में रण क्षेत्र बना हुआ है बिहार, इसलिए बात होगी बिहार के बॉस की। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सत्ता का महासंग्राम और पूरा महासंग्राम का सियासी रण जो बिछा हुआ था, उसके लिए पहले राउंड की वोटिंग आज हुई। बढ़ चढ़कर बिहार वासियों ने मतदान किया। लावनी, बड़ी खबर बता देते पहले दर्शकों को, क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा जो है वो आ गया है। मैं चाहूंगा बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बताई जाए। 5 बजे तक बिहार ने पहले राउंड में 60.13% की वोटिंग की है। लावनी, बिल्कुल पहला राउंड था ये, और ये राउंड इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि यही आगे आने वाले समय के रुख को तय करेगा। शाम 5 बजे तक 60% से ज्यादा 60.13% मतदान हुआ है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। और इसी के साथ यहां पर एक बात और खास बताने की जरूरत है आशीष, कि 121 सीटें तो थी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी संवेदनशील सीटें थी जिनमें जो मतदान था वो 5 बजे कंप्लीट हो चुका है। खासतौर से जमालपुर, मुंगेर, सिमरी, बख्तियारपुर जैसी सीटों पर 5 बजे तक मतदान संपन्न हो गया है। लेकिन अब क्योंकि 6 बज चुके हैं, यानी 121 सीटों पर मतदान संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। बिल्कुल, और ये बड़ी चीज ये है कि विधानसभा वार भी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जिलेवार आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किस प्रकार से वोटिंग देखने को मिली। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कहां पर किस प्रकार से वोटिंग हुई है। लखीसराय में बेहद हॉट सीट डिप्टी सीएम 5 बजे तक 62.76% की वोटिंग यहां पर हुई। बंपर मतदान यहां पर भी देखने को मिला है। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो बेगूसराय में 67.32 बढ़ चढ़कर मतदान। दरभंगा में 58.38% की वोटिंग हुई है। गोपालगंज भी चर्चित सीट है, इस बार 64.96% की वोटिंग गोपालगंज में हुई है। पटना में 55.02, पटना सबसे सुस्त नजर आया है लावनी पहले चरण में। मेन शहर बिहार का पहले चरण की वोटिंग में सबसे डाउन 5 बजे तक भी वो नजर आया, 55.02% वोटिंग। बिल्कुल, और इन सब के बीच पटना में बहुत ज्यादा उदासीनता देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सीवान की तस्वीर देख लीजिए। सीवान में 57.41%, यानी लगभग इसे 58% कहा जा सकता है। वहीं सहरसा में 62.65%, तो सारण में 60.90, यानी लगभग 61% वोटिंग संपन्न हुई है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं वो शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। अभी जो फाइनल आंकड़े हैं वो शाम 7:30 बजे तक हमारे सामने होंगे, जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि शाम 5 बजे तक के आंकड़ों ने ही बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। 18 जिले, 121 विधानसभा सीटें, 1314 उम्मीदवार, और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि वो सीटें जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, वहां पर मतदान का क्या प्रतिशत रहा है। सिंगल अगर हम आपको बताएं तो लखीसराय में, यही वही लखीसराय है जहां से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। 3 बार इन्होंने यहां से जीत दर्ज की है, और इस बार भी उन पर ही भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन लखीसराय से आशीष, उस समय तस्वीरें ज्यादा महत्वपूर्ण आई जब लखीसराय में ही ये आरोप लगाया विजय सिन्हा ने कि वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है लोगों को, उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जोर आजमाइश के बीच में पहले चरण की वोटिंग हो गई है कंप्लीट। अब ये मान के चलिए 243 सीटें हैं बिहार में, 121 पर वोटिंग हो गई है। और बता आपको ये दें कि बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया, लेकिन 2020 की तुलना अगर हम करें 2025 के मुकाबले तो कम वोटिंग हुई है 5 बजे तक। फाइनल वोटिंग परसेंटेज जब राज्य चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब आंकड़े निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सुबह 9 बजे का पहला जो आंकड़ा आया उसमें भी पीछे चल रहा था बिहार। इस बार पहले राउंड में 11 बजे भी वही तस्वीर, 1 बजे भी, 3 बजे भी और 5 बजे भी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बढ़ चढ़कर वोटिंग देखने को मिली है, इंक्लूडिंग बेगूसराय एंड गोपालगंज। बहुत महत्वपूर्ण ये सीटें हैं। बड़ी चीज ये है कि 18 मंत्रियों की किस्मत लावनी दांव पर है, और इन 18 मंत्रियों में देखने वाली बात होगी, क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है चुनाव में कि मंत्रियों का रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरीके की बातें। लेकिन एनडीए का लहर आंधी तमाम बातें हुई हैं। उस बीच में ये जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसके क्या मायने हैं वो देखने वाली बात हो जाएगी। साथ साथ में तमाम बाहुबलियों की सीट भी इसी चरण में थी। फिर चाहे वो बड़े सिंगर्स की सीट हो, वो इसमें थे अलीगंज वो सीट जहां से अलीनगर की वो सीट जहां पर
मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट में अखिलेश यादव भी उतरे, सभी की साख दांव पर लगी है, इसलिए कह रहे हैं ये चरण बहुत महत्वपूर्ण था। पहला बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने कहा कि मंत्रियों की किस्मत दांव में लगी, तो खासतौर से दोनों डिप्टी सीएम, अगर हम तारापुर से सम्राट चौधरी की बात करें, लखीसराय से विजय सिन्हा की बात कर लें, या इसके अलावा देखिए बांकीपुर से लगातार नितिन नवीन जीतते आए हैं, पथ निर्माण मंत्री रहे, उन्होंने भी इस बार चुनावी दांव इसी सीट से यहां पर वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे। इसके अलावा रत्नेश सदा की बात की जाए, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, संजय सरागवी, ये तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्री हैं, यानी 17 से 18 मंत्री हैं जिनकी किस्मत आज तय हो चुकी है, ईवीएम में ये किस्मत तय हो चुकी है। इसके अलावा बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये हाई प्रोफाइल फेज कहा जाएगा, क्योंकि ये वो फेज है जिसमें सबसे ज्यादा नजरें उन चेहरों पर रही जिन्होंने बिहार के चुनाव का बिगुल बजते ही ऐसे ऐसे बयान दिए जिन्होंने बिहार के चुनावों की दिशा और दशा को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और इसमें खासतौर से अगर तेजस्वी यादव की बात करें, राघोपुर सीट की बात की जाए, तो वहां से अपने करियर की शुरुआत, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत ही उन्होंने राघोपुर सीट से की थी, और आज भी वहीं से चुनावी ताल ठोकते हुए वो नजर आए। सुबह सुबह उनका स्टेटमेंट भी सबने सुना कि लालू प्रसाद यादव ने दरअसल उन्होंने कहा कि तवे की रोटी को पलटने का वक्त आ गया है, क्योंकि रोटी अगर ज्यादा समय तक रहती है तवे पर तो वो जल जाती है। तो अब इसका कितना प्रभाव होगा और किस तरीके से जनता इस बात को समझते हुए बदलाव क्या ला रही है, या जो आप कह रहे हैं कि कम परसेंटेज हुआ है लास्ट इलेक्शन की तुलना में, तो क्या इसे एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी माना जाए जैसा कि एनडीए दावा कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स भी इसमें रहे, उन फैक्टर्स पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि 121 सीटें थी पहले चरण में, 18 जिले, 121 सीटें जिस पर मतदान संपन्न हो चुका है। और एक बार फिर से, क्योंकि हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीट्स है जहां पर मतदान संपन्न हुआ, आशीष एक बार और थोड़ा सा अपने दर्शकों को विस्तार से बता दिया जाए। नहीं बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। अब तक 60.18% की वोटिंग हो गई है। लखीसराय में जो लखीसराय विधानसभा से जो लड़ रहे हैं डिप्टी सीएम, आज उनकी एमएलसी के जो राजद के जो एमएलसी उनसे भिड़ंत भी हमने देखी, लेकिन सबके बीच में ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक 60.18% की वोटिंग हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राउंड में 6 नवंबर को 5 बजे तक की वोटिंग हुई है। बता आपको यदि अगर विधानसभा वार हम समझे तो लोकतंत्र के इस महापर्व में मधेपुरा में 65.74% की वोटिंग, सहरसा में 62.65%, दरभंगा 58.38%, मुजफ्फरपुर 65.23%। और ये देखिए आज जब मतदान करने के लिए पहुंचे वो तमाम बड़े चेहरे जिसकी बात आप कर रही थी, लावनी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रमुख वो वोट डालने पहुंचे, उसके बाद मुकेश सहनी पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे, और चिराग पासवान एनडीए के चहेते और लोकप्रिय नेता चिराग पासवान ये भी वोट डालने के लिए पहुंचे। हाजीपुर इनका पूरा क्षेत्र, और मजबूत दावा हमेशा से रहा है इनके पिता का यहाँ से और इनका। और आज ये तीन जो बड़े नाम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 चेहरे महागठबंधन से और एक एनडीए। बता दें आपको पहले चरण में हाई प्रोफाइल मुकाबला और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल हाई प्रोफाइल चेहरे, और हाई प्रोफाइल चेहरों के साथ ये वही चेहरे हैं जिन्होंने खूब बयान भी दिया था। और देखिए इसी के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, राजीव रंजन, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ललन सिंह का अभी जिस तरह से मुकामा में उनका स्टेटमेंट आया और उसके बाद जो चुनावी हलचल मची, चुनाव आयोग की नाराजगी, एफआईआर भी दर्ज हुआ, ये सारी चीजों के बीच आज वो मतदान करते हुए भी नजर आए। दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट डाला, और वोट डालने के तुरंत बाद उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए आज जनता ये तय करने वाली है कि विकास को तो उन्होंने पहले चुन लिया था, लेकिन विकास को सस्टेनेबल रखना, विकास को ही अपना कर विकास की राह पर ही निकलना, ये तय करने की बारी आज की है। महत्वपूर्ण है लावनी, लेकिन नीतीश कुमार, जेजेडी, तेज प्रताप यादव, इनका नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। महुआ से तेजस्वी यादव राघोपुर से और विजय कुमार सिन्हा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये लोग वोट डालने के लिए जब आज पहुंचे, वोट डालने के बाद इन्होंने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए, लेकिन बीच में दो बड़े भाई छोटे भाई के बीच का जो मुकाबला ये बड़ा रोचक हो गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है राघोपुर से तेजस्वी को हराने के लिए, और तेजस्वी ने
अपने मुकेश रोशन को जिताने के लिए महुआ से पूरी ताकत झोंक दी थी। अब देखने वाली बात होगी कि आज इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई देखने को मिला है। माता पिता ने कहा है, ने दोनों को ही आशीर्वाद दिया कि जीत दोनों की हो। वो भले ही परिवार के दोनों बड़े और छोटे आमने सामने हैं, लेकिन मां के लिए दोनों बेटे बराबर थे। और यही वजह रही कि राबड़ी देवी से जब पूछा गया तो उन्होंने एक तरफ कहा कि मां गठबंधन जीत रहा है और दोनों तरफ उन्होंने कहा कि दोनों बेटों की जीत सुनिश्चित है। हाँ, 121 सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद हुआ, लेकिन 121 में से कुछ चेहरे बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे विधानसभा चुनाव में, पहला राउंड दूसरा राउंड मिलाकर, क्योंकि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो पूरी ताकत के साथ पहले राउंड में प्रचार प्रसार करते नजर आए। अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सभाएं की हैं, इसलिए कहा जा रहा कि पहले राउंड में जो पूरी ताकत झोंकी उसका फैसला जनता ने तो कर दिया है। जनता ने बता दिया है कि उन्होंने किसको वोट देना है, किसको नहीं। उन्होंने अपनी अपनी जो है मत का इस्तेमाल कर लिया है और सब ईवीएम में कैद हो गई। क्या कहा, प्रतिक्रिया को सुना देते लाओ तमाम दर्शकों को, किसने क्या कहा, किस प्रकार से किसने जीत के दावे किए, देखिए जरा। लोकतंत्र के महापर्व को उत्साह के साथ सब मनाए। हम सभी मतदाताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि लोग जरूर मतदान करें और इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है। बिहार की ही वैशाली में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, पहला लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का, अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा निश्चित तौर पर। पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं लोक आस्था के महापर्व के बाद अब लोकतंत्र का ये महापर्व है और यही वजह थी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बाहर निकले। हालांकि परसेंटेज पिछली बार की तुलना में कम जरूर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये भी बहुत कुछ तय करने वाला है। क्या तय करेगा, किस तरीके से आगे तस्वीर बनेगी, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम जो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने लगातार ग्राउंड से हमें तस्वीरें पहुंचाई और आज मतदान का क्या उत्साह रहा ये हमें दिन भर बताते रहे, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दरभंगा से पंकज ठाकुर है, अभिषेक कुमार हमारे साथ मुंगेर से जुड़ चुकी हैं, मीनाक्षी श्रेयान जो लगातार पटना में मौजूद है, पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा प्रवीण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं समस्तीपुर से। हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जी भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जिया खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने सहयोगियों के पास चल लेते हैं। मैं प्रवीण पहले आपके पास ही आना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि उस वक्त जब 3 बजे आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि सबसे रोचक जो समस्तीपुर में देखने को मिला है वो ये है कि वहां पर युवा बहुत एक्टिव नजर आए और ये वही जेनजी हैं जिनको अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी और उसके पहले तेजस्वी यादव ने रिझाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जेनजीज जो आज आपको नजर आए उन पंक्तियों में, मुद्दे क्या वो बीच में लेकर गए और आखिर अब क्योंकि मतदान संपन्न हो चुका है तो क्या तस्वीरें रही दिन भर की? प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको 3 बजे के समय बताया था, ठीक उसके अनुकूल ही मतदान हुआ और लास्ट टाइम जो 6 बजे का वक्त था उसमें
पूरे बिहार में अगर ईमानदारी पूर्वक वोटिंग हुआ है तो वो समस्तीपुर जनपद समस्तीपुर जिले में हुआ है, जहां 70% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। और इसमें एक खास बात यह है कि जो महिलाएं थी, घर गृहस्थी चौका बर्तन संभालने वाली महिलाएं थी, वो घर से निकल के काम करके अपना घर गृहस्थी को संभालते हुए 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद लाइन में लग के कतारबद्ध होके मत का प्रयोग की। युवाओं और महिलाओं के बीच में जिस तरह का जोश देखा गया, ये पूरे बिहार के इतिहास में समस्तीपुर जो समाजवादी और सोशलिस्ट की धरती है, वहां से एक मैसेज पूरे बिहार नहीं पूरे देश को गया है। और ये बताता है कि लोकतंत्र का महापर्व जो वोट होता है, जो इलेक्शन होता है, वो काफी गौरवान्वित हुआ। मुझे बताने में भी हर्ष हो रहा है कि जो आकलन, जो बायोडाटा या जो आंकड़ा चुनाव आयोग शायद सोच नहीं सकता था, उसके ज्यादा 70% से ज्यादा 72%, 75% पोल 6 बजे तक का हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही सुखद समाचार है। जहां तक सुरक्षा की बात हुई तो आखिरी वक्त तक सुरक्षा के 60,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे कर्मी तैनात थे, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कर्मी तैयार थे। चप्पे कैमरा। प्रवीण, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे अन्य सहयोगी भी हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं कि उनके यहाँ पर किस प्रकार से वोटिंग हुई है। मुंगेर से हमारे साथ लाइव दिखाई दे रहे हैं अभिषेक। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो बताइए, किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न आज दिखाई दिया मुंगेर में? क्या मुद्दे रहे जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे, और किस प्रकार से वोटिंग हुई? क्या आंकड़े निकल कर आए 5 बजे तक? मुंगेर जी, बता दें कि मुंगेर में जो है महिला एवं पुरुष जो अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं और शाम 5 बजे तक मताधिकार का प्रयोग, और अब तक जो है पुरुष एवं महिलाएं जो अपना मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसमें कि भाई सब पुलिस वालों बीच में महागठबंधन के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा डिस्टर्ब भी किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पे अंकुश लगाया गया और जो भी डिस्टर्ब डाला गया उस पर कार्रवाई भी की गई। चलिए, दरभंगा से भी हमारे साथ पंकज ठाकुर जुड़े हुए हैं। दरभंगा बड़ी हॉट सीट है क्योंकि यहां से तो केंद्रीय मंत्री, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी भी यहां से इसी क्षेत्र से हैं। तो पंकज जी, दरभंगा की अगर बात की जाए तो दरभंगा में क्या आपने देखा आज, खासतौर से मुद्दे कौन कौन से रहे लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच? और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अभी तक क्या जानकारी आपके पास? पंकज ठाकुर, मुझे लगता है शायद पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। दोबारा हम उनको कनेक्ट करते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड से। मीनाक्षी, पटना में आप लोगों को 1 महीने लगभग हो रहा है और आपने हर किसी से वहां पर जानने का प्रयास किया था कि मुद्दे क्या है। मुद्दों पर तो बात लोगों ने की, लेकिन मतदान के दिन पर पटना सबसे धीमी रफ्तार पे नजर आया। मीनाक्षी, क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए पटना में जो है मतदान की रफ्तार धीमी इसलिए नजर आई क्योंकि यहाँ पर जो है जो वोटर्स है, अगर बात करें यूथ की, जो नए वोटर्स हैं, तो उन्होंने तो काफी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है मतदान में। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं भी जो है समय पर पहुंची है, लेकिन क्योंकि ये रईसी इलाका है तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में रईसी इलाकों में जो है कम से कम जो है मतदाता बाहर निकलता है। इसके साथ ही यहाँ पर आरजेडी को कोई वोट नहीं करना चाहता, मतलब जो भी मतदाता नहीं निकले हैं बाहर, वो नीतीश को चाह रहे थे, लेकिन नीतीश जी से भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं बाइकआउट भी वो करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही कई और भी फैक्टर्स हैं जो देखे जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने बात की जनता से तो जाति का जो है फैक्टर यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आया है। पटना में विकास की ही सब बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अगर हम तेजस्वी के बारे में उनसे पूछ रहे थे तो उन पर भी कुछ खास भरोसा जो है वो नहीं जताते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही नीतीश जी की अगर हम बात कर रहे थे तो नीतीश जी के बारे में उनका कहना था कि कई साल हो गए हैं, अब वो उनसे बोर हो गए हैं, तो कोई नया चेहरा जो है वो चाह रहे थे। लेकिन अभी कुछ भी फैक्टर जो है यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर नहीं आ सकता। कई बातें जो है हर तरीके के लोग करते हुए नजर आए, लेकिन तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी पूरी जोरों शोरों से की गई थी और हर तरीके से मतदाता को जो है रुझाने की भी कोशिश जो है प्रशासन की, चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। यही है कि पटना सुस्त नजर आया,
पिछली बार के मुकाबले, और ये हमने 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे तक यही हिसाब हमने देखा है। पटना सबसे कम वोटिंग वाला जिला जो है वो रहा पूरे बिहार में पहले राउंड के इस वोटिंग के दौरान। बनी रहिएगा आप मीनाक्षी हमारे साथ। हमारे आउटपुट हेड भी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुंदन श्रीवास्तव जी हैं, उसके बाद में जिया खान जी दिखाई दे रहे राजनीतिक विश्लेषक, उनका विश्लेषण भी बेहद महत्वपूर्ण होगा पहले राउंड की इस वोटिंग पर। लेकिन कुंदन जी, किस प्रकार की वोटिंग, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, क्या है आपकी संपादकीय टिप्पणी पहले चरण की इस वोटिंग पर? देखिए, पहले चरण के इस वोटिंग में सबसे बड़ी बात ये रही है कि यूथ ने, जो अभी मीनाक्षी बता रही थी कि यूथ ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यह एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप अगर बयानों को सुने तो लालू यादव कहते हैं कि तवे पर से रोटी पलटनी पड़ती है वरना रोटी जल जाती है, और उधर आप एनडीए की तरफ जो बयान आता है उसको सुने, वहाँ कह रहे हो कि 100 से ज़्यादा सीटें एनडीए को आ रही है, 121 सीटों पर आज पहले चरण में वोटिंग हुई है। तो जिस तरह से बयानबाजी हो रहे हैं और नेताओं के बीच जो, अच्छा दूसरी बात यह कि कई दिग्गजों की किस्मत जो इस बार ईवीएम में अभी बंद हो चुकी पहले फेज में। तो अगर आप बयानों पर नजर डालें और इन तथ्यों को देखें आप कि जिस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जैसे अभी बेगूसराय में युवा बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, गोपालगंज में ज़्यादा है, छपरा में ज़्यादा है। तो अगर आप ये देखें तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक जनता ने खुल के वोटिंग की है, बिना डर भय के वोटिंग की है। इसके कई मायने हो सकते हैं। हालांकि लोग यह भी कह सकते हैं कि यह वोटिंग हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो, लेकिन जो अपनी समझ हमारी बता रही है, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से और जो समझ पा रहे हैं, जो ग्राउंड से हमारे पास रिपोर्ट ये आ रही है, वो ये आ रही है कि नहीं, हो सकता है यह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ना हो, यह सरकार के काम को देखकर लोग ये चाह रहे हो कि बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा ले ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें पार्टियों को आए। से कह सकते हैं आपने, बिल्कुल ठीक कहा कुंदन जी, प्रो इनकम्बेंसी, क्योंकि एनडीए भी ये बार बार जो तमाम उसके प्रतिनिधि है वो कह रहे थे कि देखिए हमने डेवलपमेंट किया लेकिन उसके साथ साथ डिलीवरी भी की है, तो ये उसका एक इंपैक्ट हो सकता है। ब्रेक का वक्त हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी से जिया खान का एक 30 सेकंड्स में एक प्लीज कमेंट ले लेने दीजिए। 30 सेकंड्स में जिया खान साहब, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, आप क्या देख पा रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है? जिया खान साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज आ रही है सर, बोलिए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने बड़े प्रोग्राम के लिए, मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए, और सभी बुद्धिजीवी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। अब पहले चरण का तो चुनाव हो चुका है जो अब ये दिशा तय करेगा कि सत्ता किसको मिलनी है, लेकिन आप लोग पटना का जिक्र बार बार कर रहे थे कि वहां पर उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। तो जब बिहार में जनता चुप होती है तो नतीजे बहुत कुछ कह जाते हैं। एग्जैक्टली। ये एक बहुत गहरा इशू है, लेकिन बाकी और सारे जिलों का जो आपके सभी बहुत ही मेहनत और जुझारू पत्रकारों ने जो सारी बात ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं वो भी काबिले तारीफ है। और उन सबकी बातों को सुन के ये लगता है कि शायद जो नीतीश कुमार जी का जो पहले करिश्माई चेहरा हुआ करता था, उनका एज फैक्टर भी अब जनता के सामने आ रहा है, और अभी इस बीच वहां पर कोई ऐसा बहुत बड़ा चेहरा सामने नहीं है कि जिन पर वो भरों को उम्मीद जताई जा सके। अब जो जन स्वराज जिसमें प्रशांत किशोर जी एक नया विकल्प बनकर आए थे, लेकिन शायद यहाँ पर अब वो देखने को मिल रहा है कि उनसे भी जो जनता को अपेक्षाएं थी शायद वो मुद्दे वो उठा नहीं पाए। अब महत्वपूर्ण बिल्कुल ठीक है आपने कहा, जो बिहार की जनता होती है ना वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली शार्प है, वो समझ लेती है कि उनके लिए ब्रांड क्या है, और आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार के लिए एक ब्रांड बन चुके हैं। लेकिन वाकई क्या ये ब्रांड इस बार एक्सेप्ट कर रही है जनता, नहीं कर रही है? हालांकि विश्लेषण जारी रहेगा और नतीजे 14 को आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी है। आशीष, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, और ब्रेक के उस पार हमारे साथ तमाम विश्लेषक और तमाम पॉलिटिकल बॉडीज के जो प्रतिनिधि है वो भी जुड़ने लगेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन की बातों को भी जाने की। सत्ता का महासंग्राम कर रहे हैं हम आज बिहार की बात, क्योंकि बिहार में पहले राउंड की वोटिंग का दौर हो गया है समाप्त। लावनी बता दे तमाम दर्शकों को कि दरवाजे जरूर बूथ जहां पर वोटिंग होती है वहां पर बूथ केंद्रों के वो बंद हो गए हैं, लेकिन जो लाइनों में लगे हैं वो वोट अपना डाल सकते हैं, फिर चाहे 8 बज जाए चाहे रात के 10 बज जाए, ये नियम होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वहां पर जो मशीनें हैं वो सीलिंग की तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जो भी हम दिखा रहे थे। वीवीपैट की देखिए, ये वीवीपैट को जो वो सील किया जा रहा है तमाम एजेंट्स की मौजूदगी में, जो प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है तमाम बूथ केंद्रों पर, ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। पहले चरण के लिए 60%
से ज्यादा वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग इसे आप कह सकते हैं। 121 सीटें हैं और आज सैकड़ों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। महागठबंधन बनाम एनडीए बीच में तीसरे मोर्चे के रूप में ताकत दिखाने की खूब कोशिश पीके की तरफ से हुई, जनसुराज की तरफ से हुई, लेकिन वो कितना बड़ा विकल्प बनकर सामने आएगा वो तो 14 को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें वो यही है कि पहले राउंड की वोटिंग का दौर समाप्त हो गया है। बम्पर वोटिंग ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े कई सारी जगहों पर, लेकिन 60% के पार जाता ये जो आंकड़ा दिख रहा है वो किस ओर इशारा कर रहा है। और आज इसकी बात बहुत जरूरी कि एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव बिहार में हो रहा है। अब एसआईआर में बताया जा रहा है कि 65 लाख मतदाता हटाए गए हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कम वोटिंग परसेंटेज में? इसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। जेजेडी के तेज प्रताप वर्सेस मुकेश रोशन, जिनको वो जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अनंत सिंह वर्सेस वीणा देवी, ये भी बाहुबली की पत्नी है और जो मोकामा से ये सीट बेहद महत्वपूर्ण। विकास सिंह बनाम मोसामा, रघुनाथपुर की ये सीट ये भी खूब चर्चा में बनी रही। ये बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सतीश यादव कई बार के यहाँ से विधायक रहे हैं राघोपुर से और तेजस्वी यादव उनके सामने मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सतीश यादव के लिए यहाँ पर बता दें अपने दर्शकों को, दरअसल ये राघोपुर की सीट अब एक तरीके से डेब्यू सीट इनकी रही है तेजस्वी यादव की, लेकिन सतीश कुमार की अगर बात की जाए तो ये वही हैं जिन्होंने 2010 में जेडीयू के टिकट से राबड़ी देवी को हराया था। तो समझ लीजिए कि चेहरा वही है, पार्टी बदल गई है लेकिन गुट वही है। एनडीए से अब एक तरीके से इनको कह सकते हैं कि कैंडिडेट है बीजेपी के, हालांकि इन्होंने कैंडिडेट के उतारा हुआ है जो तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तो ये फिर अनंत सिंह और वीणा देवी की कहानी हर कोई देख ही रहा है। बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखिए आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से वोटिंग के बाद में तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं उनको जो है सील किया जा रहा है, वीवीपैट मशीनों को सील किया जाता है एक एक नंबर्स दिखाकर। वहां पर जो तमाम एजेंट बूथ पर मौजूद रहते हैं, तमाम विधायक जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स, उनके सामने इसकी सीलिंग की कार्रवाई हो रही, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसके बाद में एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जिसमें तमाम बड़े लड़ैया आपको दिखा रहे हैं। ये बिग फेसेस हैं पहले चरण के लिए। वैसे तो 16 बड़े चेहरे हैं इस चुनाव में लड़ रहे हैं, 8 इसमें हैं और 8 आपको 11 तारीख को जो वोटिंग हो तो उसमें नजर आएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, लखीसराय से तेज प्रताप यादव, महुआ ये सबसे हॉट सीट है। जेजेडी इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई परिवार से हटकर और बड़े पैमाने पर इनका जो है प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिला है। तू मैं भी खूब जमकर हुई है, आरजेडी के खिलाफ खुलकर प्रचार भी करते नजर आए हैं। लेकिन महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई, महागठबंधन के बड़े चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम के चेहरे हैं, राहुल गांधी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए किसका किस पर दांव, ये ग्राफिक्स बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए अब समझ पाएंगे आप कि किस प्रकार से, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव जो है बिहार का वो जातिगत फैक्टर पर लड़ा जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में किसके तरफ से कितने जातिगत प्रत्याशी जो मैदान में वो देखें, एनडीए की तरफ से 19 यादव हैं, महागठबंधन बट ऑब्वियस है 67 यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कुर्मी कोयरी की बात कीजिए, ओबीसी में आते हैं 37%, एनडीए के पास 30% जो है महागठबंधन के प्रत्याशी इसमें जो है वो लड़ रहे हैं। ये संख्या है, एनडीए के 29 अति पिछड़े हैं और महागठबंधन के 13 अति पिछड़े। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपने एक चीज अगर गौर की हो आशीष, ये पूरे चुनाव में देखिए कास्ट फैक्टर तो बिहार उत्तर प्रदेश का एक बहुत मूल केंद्र होता है, मूल होता है, केंद्र में माना जाता है, केंद्र बिंदु। लेकिन इस पूरे के पूरे पूरी इस फैक्टर में आप अगर देखें तो लगातार महागठबंधन की तरफ से ये कहा जाता रहा कि भाई आपने पिछड़ों को नहीं सुना, आपने दलितों को नहीं सुना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो जब यहाँ पे परसेंटेज की बात आ रही, किस पर किसने कितना दांव लगाया है, तो एनडीए का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर कितना ज्यादा अति पिछड़ों और दलितों को जी बिल्कुल 20 में यानी 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, सबसे बड़ा दल आरजेडी था, 81 सीटें उन्होंने जीती थी। लेकिन 28 अक्टूबर को जो उस समय वोटिंग हुई थी, पहले चरण में 31 सीटों पर वोटिंग हुई थी, वहां पर क्या परसेंटेज था, ये भी आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहले चरण में लगभग 56% मतदान दर्ज किया गया था 2020 में, लेकिन इस बार 5 बजे तक का ही आंकड़ा 60% के पार गया, यानी उससे बेहतर वोटिंग हुई। हालांकि सीटें ज्यादा थी इस बार। एनडीए और महागठबंधन के बीच में बहुत करीबी मुकाबला उसमें देखने को मिला था। एनडीए ने 71 में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी पहले राउंड में, 71 में से 32 पर। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। महागठबंधन ने 31 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब पहले राउंड में
महागठबंधन का पलड़ा भारी था, जिसमें बीजेपी को 13 सीटें मिली थी। ये भी जान लीजिए, पिछली बार जो है जेडीयू ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, बीजेपी कम सीटों पर लड़ी थी। बड़ा भाई छोटा भाई कहा जा रहा था, इस बार दोनों जो है जुड़वा भाई के तौर पर लड़े हैं, बराबर सीटों पर इस बार लड़ रहे हैं। वो फैक्टर भी महत्वपूर्ण होगा। वीआईपी ने विकास इंसान जो पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की 5 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। आरजेडी को 17 सीटें मिली थी पहले राउंड में, कांग्रेस पार्टी को भी यहां से जीत मिली थी 5 सीटों पर। तो ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण। कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार जो है उनकी सीटें कम हुई हैं। तो ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है महागठबंधन में, इधर से बीजेपी जेडीयू दोनों बराबरी पर लड़ रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच में लावनी तमाम सियासी बयानबाजियां भी हुई हैं। अखिलेश यादव को बयान जो उन्होंने आज ही दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो सिर्फ दूल्हा हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के तौर पर, चुनावी दूल्हे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। मुख्यमंत्री को लेकर तमाम बातें, तमाम दावे किए गए, लेकिन इन सबके बीच आपने आशीष एक तस्वीर गौर की हो अगर, कि आज सिमरी बख्तियारपुर में जब नीतीश कुमार अपना वोट डालकर बाहर निकले, तो अक्सर ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार, जो महागठबंधन की तरफ से आरोप लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके शरीर के हाव भाव को देखकर, उनके बॉडी बिहेवियर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकलते हैं, उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, अपना वोट डालकर आते हैं, वो निशान दिखाते हैं और सीधे तौर पर वो मुस्कुराहट जो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, और ये कहते हैं कि जितने भी आप आरोप लगा लें, लेकिन बिहार का ब्रांड नीतीश कुमार ही रहेगा। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये बहुत बड़ी संदेश देती है। और कहते हैं ना कि एक तस्वीर कई संकेत और संदेश दे जाती है, वही एक तस्वीर आज कहने चाहिए कि नीतीश कुमार ने सामने रखी। हालांकि इतना जरूर है कि जब पूरा लालू जो परिवार है, पूरा कुनबा जब बाहर निकला और हमने देखा कि मीसा भारती से लेकर रागिनी तक और तेजस्वी यादव उनकी पत्नी, फिर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, सब एकजुट होकर एक सुर में एक चीज कहते हुए आए कि बदलाव हो रहा है। और बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है। बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा था, वो सिर्फ 2 वर्ड्स लेकर चल रहा था, डबल डी कह रहा था, यानी डेवलपमेंट और डिलीवरी। तो अब जनता किस पर कितना भरोसा करके किसको चुन रही है, इसका तो नतीजा हम 14 तारीख को जब तस्वीरें आएगी तो हम देख लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पहले चरण में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। हमारे साथ तमाम जो अतिथि हैं वो भी जुड़ चुके हैं, और आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। तो कुंदन जी, अतिथियों की बात जाऊं उससे पहले आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपकी बात उस वक्त रुक गई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कई बार जब कम मतदान हो, कम लोग दिखाई दे, तो ये भी एक संदेश देता है। मतलब प्रो इनकम्बेंसी का क्या ये संदेश माना जाए? जिस तरह से मैंने कहा कि नीतीश कुमार बाहर निकले और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक मुस्कुराहट, कहते हैं ना कि एक तंज वाली जो मुस्कुराहट थी, वो देते हुए नजर आई, यानी महागठबंधन को उस मुस्कुराहट से एक मैसेज देते हुए नजर आए। मानते हैं आप? देखिए, इसकी लावनी 2 वजह हैं, मैं आपको बताऊं। नीतीश कुमार इसलिए खुश हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनको पता है कि जो विपक्षी पार्टी महागठबंधन है, उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो जनता के सामने जाए और वोट मांगे। अगर आप मुद्दों की बात करें तो एनडीए जो कि पहले ऑलरेडी जो मुद्दे महागठबंधन के थे उसको उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, चाहे वो फ्री बिजली हो, नौकरी देने का वादा हो, महिलाओं के खाते में पैसा जाना हो। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है और ये सब ऐसे प्लानिंग से हुई है कि महागठबंधन चारों खाने चित है। और शायद यही बड़ी वजह है कि लालू यादव अपने बयान में ये कहते हैं कि तवे पे रोटी को बदलना पड़ेगा वरना रोटी जल जाती है। यह एक हताशा, एक हार है। आप बॉडी लैंग्वेज, और दूसरी बात जो आपने बताया कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बीमार है, मानसिक रूप से परेशान है, यह एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश पहली बार नहीं, कई बार की गई है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, सत्ता उनके पास नहीं जानी चाहिए, सत्ता बदल देनी चाहिए, मुख्यमंत्री कोई और बनना चाहिए। यह जनता को कंफ्यूज करने का एक तरीका है। लेकिन मैं आपको बता दूं लावनी, अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे 2005 और खासकर 2014 के बाद से, तो बिहार की जनता ने किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बाकी अन्य पार्टियां हो, किसी को बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। और मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार को नकार कर बिहार में इस वक्त खासकर मौजूदा सिनेरियो में नीतीश कुमार को नकार कर चुनाव
नहीं लड़ा जा सकता, और इसीलिए तो कहा शायद जाता है यही कि एक बड़ी मजबूरी है। विश्वास और विश्वास से बनती है विश्वसनीयता। नीतीश कुमार के साथ ये विश्वास और विश्वसनीयता जुड़ा हुआ है, और शायद यही वजह है कि कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता। एक तरफ यही कहा जा रहा है कि एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ देखिए ये तिकड़ी है। तिकड़ी कह रही है कि पांडव पर भारी पड़ेगी, लेकिन पांडव कह रहे हैं कि भूल गए कि महाभारत में क्या हुआ था। तो ऐसे में जब ये महाभारत का युद्ध है, इस युद्ध में नतीजा क्या होगा, बहुत हद तक बहुत पिक्चर आज पहले चरण के बाद क्लियर हो रही है। खुलकर बहुत आगे बात होगी दूसरे चरण के बाद, लेकिन इतना जरूर है कि जनता जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ी, वो मुद्दे खास तौर से विकास के मुद्दे, वो मुद्दे खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे, वो मुद्दे खास तौर से युवाओं के रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे रहे, और उसका असर हमने देखा भी। तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं, परिचय करा दीजिए आशीष। अच्छा, इन बिटवीन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि बिहार में वाकई इस बार मुद्दों पर वोटिंग हुई है कि जातिगत फैक्टर हावी रहा है, ये सब कुछ हम समझेंगे। प्रियदर्शी रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं ईसीआई, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रियदर्शी रंजन जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर पहले चरण की इस वोटिंग को, इस परसेंटेज को? सर, बिहार में हमेशा से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता रहा है, ये कोई नई बात नहीं, हर बार कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि इसमें महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है, और महिलाओं ने जब जब अधिक वोट किया है पुरुषों के मुकाबले, तब तक नीतीश कुमार की सत्ता आई है। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर वो एनडीए में है तो फिर एनडीए का मानिए। 2010 पुरुषों के मुकाबले जब महिलाओं ने ज्यादा वोट किया बिहार विधानसभा चुनाव में, एनडीए की सत्ता आई, नीतीश कुमार साथ में थे। 2015 में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, नीतीश कुमार की सत्ता आई महागठबंधन में रहते हुए। 2020 में भी नीतीश कुमार की सीटें घट गई जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। और दिलचस्प ये कि उन सीटों पर 162 सीटों पर अधिक महिलाओं ने वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान। उन सीटों पर, जिन सीटों पर महिलाओं ने अधिक मतदान किया था, उस पर स्ट्राइक रेट एनडीए का बहुत बेहतर रहा था। तो अगर इस चुनाव को भी आप देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, उस तरीके से जब आप आंकड़े की बात करेंगे, महिलाओं ने अधिक वोट प्रतिशत किया है, तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये चुनाव एनडीए के पक्ष में पूरी तरीके से झुक गया है। लेकिन यहाँ पे प्रियदर्शी जी, एक चीज मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महिलाओं की जो फेवरेट लिस्ट में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का रहा है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने एक दांव चल दिया। दांव खास तौर से आपने देखा होगा 10,000 वर्सेस 30,000, ये जो दांव चला गया, और किस तरीके से महिलाओं को रिझाने के लिए लगातार ये कहा जाता रहा कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई जो बहनें उनके लिए क्या करेंगे, मां बहन योजना को लेकर वो लगातार बोलते रहे। तो आपको नहीं लगता कि योजनाओं के दम पर इस बार उन महिला वोटर्स को रिझाने का प्रयास महागठबंधन ने किया है तो उसका इंपैक्ट पड़ सकता है? जैसा कि अभी कुंदन जी ने कहा भी कि एक परसेप्शन बनता है, और पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन। आपको लगता है कि उसका कोई इंपैक्ट होगा? एक आंकड़ा रखता हूं, 2023 के बाद अभी तक देश में जितने भी राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें अधिकतर महिलाओं को लेकर के एक्स फैक्टर मान करके चुनाव लड़ा गया है। और वैसी पार्टियां जिन्होंने महिलाओं को एक्स फैक्टर माना या महिलाओं को सीधे कैश ट्रांसफर की योजना से जोड़ने की कोशिश की, 9 राज्यों में से 8 राज्यों में वैसी पार्टियों की सरकार बनी, या पहले से जो सरकार में थे वे बने हुए रहे, जिन्होंने सीधे महिलाओं को कैश ट्रांसफर की योजना से जोड़ा। हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड बगल में है, बिहार के बगल में, इसीलिए झारखंड का उदाहरण ज्यादा सटीक बैठेगा। सरकार में रहते हुए ही उन्होंने मैया सम्मान योजना की शुरुआत कर दी थी, सरकार वापस आ गई। महिलाएं क्या है ना, महिलाएं एक्स फैक्टर बन गई हैं पूरे देश में, और बिहार के लिए हमेशा से रही हैं। अब है कि तेजस्वी भी कर रहे हैं और नीतीश भी कर रहे हैं घोषणा, लेकिन नीतीश पहले से दे रहे हैं ना, पहले से दे रहे हैं, तो महिलाएं हो चुकी है, यानी पहले डिलीवरी हो चुके। एक इसमें आंकड़ा और ऐड कर लीजिए कि उन सरकारों की वापसी हो गई जो पहले से महिलाओं के लिए योजनाएं चला रहे थे। वादों पर ज्यादा भरोसा महिलाओं को नहीं है, जो कर रहे हैं ना पहले। हाँ, ये बड़ी चीज है, जिनके खाते में पैसे आ चुके हैं उसको पहले देखेंगे, ना कि आने वाले। उसमें भी जो है उसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है।
एनडीए वाले तमाम बातें कर रहे हैं, किनसे हम क्या उम्मीद करें? ये पहले 15 साल में तो कुछ किए नहीं, हम क्या इनसे उम्मीद करें कि इस बार जब ये आएंगे तो ये 30,000, इतना बजट ही नहीं है बिहार का। इस प्रकार की तमाम जो है बातें कही गई एनडीए के प्रत्याशियों के द्वारा तेजस्वी को घेरते हुए, लेकिन जो पैसे 10-10 हजार रुपए खातों में आ गए वो कितना इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला मामला चल रहा है उस तरफ। ये बेहद महत्वपूर्ण विषय रहा। इन सबके बीच में हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं इलेक्शन कमीशन के। सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और ये जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक के आए हैं इसको किस प्रकार से देखा जाए? क्योंकि जो तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं सर, वो तमाम दावे करते हैं कि ज्यादा हुआ तो इनको फायदा, कम हुआ तो इनको फायदा। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक अपना अलग सोचना है, क्योंकि वो निष्पक्ष है। अभी कहना है एक पूर्वानुमान लगाने की बात होगी। अभी देखिए, दूसरा इलेक्शन जो है वो 11 को है, और 11 के बाद 14 को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं समझता हूं कि एक वोट से भी जीत होती है, एक वोट से भी हार होती है। तो इसलिए कहना बहुत जल्दी होगा और पूर्वानुमान होगा, जबकि इस बात के लिए अभी कहा भी नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगाई गई है कि आप लोग कोई भी आंकड़े नहीं देंगे, इसी तरह से कोई आंकड़ा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं जिस तरह से बम्पर मतदान हुआ है, दोनों बातों की आशाएं की जा सकती है। एक तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने जो रक्षा किया है, पब्लिक समझा उसको, तो उसको मैं समझता हूं एज जाता है। अगर इस गवर्नमेंट ने अगर काम अच्छा नहीं किया होगा जो जनता के हित में, तो मैं समझता हूं जनता उनको नकार रही है और उनके साथ में हैवी वोट दिया गया है। दोनों तरफ देख सकते हैं। इस पार्टी, ये जो रूलिंग पार्टी है उसकी जीत भी हो सकती है और उसकी हार भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। लेकिन अभी कहना उचित नहीं है। और चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन में काम कर चुका हूं, तो मैं देखता हूं इस बात को, जिस तरीके से अच्छा वोट परसेंटेज आया 65 से, मैं समझता हूँ 65 से ऊपर जाएगा, ये एक इलेक्शन कमीशन की सफलता का प्रतीक है और सक्सेस है कि हमारे अधिकारियों ने किस तरीके से काम किया। SIR होने के बावजूद भी वहां पर किस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ। देखिए, अब इस बात को इलेक्शन कमीशन कोई नहीं कह सकता। देखिए, यहाँ मोकामा में उनके बहुत नामी गिरामी थे कैंडिडेट, उनको भी बंद करना पड़ा, इलेक्शन कमीशन ने अरेस्ट किया है। और साथ में ललन सिंह जो उनके केंद्रीय मंत्री थे, उन पे भी FIR हुई है। और आज भी जो कुछ इलेक्शन कमीशन में कहीं कहीं देखने को मिला है गड़बड़ हुई है, उस पे भी वो FIR दर्ज हुई होगी। व्यवस्थाएं तो खैर बेहतर रही हैं इस बार, हमने देखी है। बिल्कुल आपने सही कहा मोहम्मद अमीन जी, व्यवस्थाएं बेहतर धरातल पर नजर आए, शायद इसीलिए जो है शांतिपूर्वक मतदान जो है 121 सीटों पर एक साथ था। क्योंकि पहले राउंड में पिछली बार 70-71 सीटों पर वोटिंग हुई थी, इस बार 121, मतलब संख्या ज्यादा थी। उसके बावजूद बेहतर जो है इतने बड़े पैमाने पर कहीं बवाल की तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आई हैं। ये एक अच्छा जो है सुखद तस्वीर जो है पहले राउंड से निकलकर सामने आई। और एडवोकेट तनुज दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक है और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक का वक्त हो रहा है। तनुज जी, स्वागत है आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेना जरूरी है। ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आती है और समझने का प्रयास करेंगे हम कि ये बिहार है और बिहार की जनता बहुत कुछ कहकर जाती है। ये पहला चरण कितना भारी होने वाला है, किस पर चर्चा जारी। बिहार में 18 जिले, 121 सीटें, पहले चरण का मतदान संपन्न। पहला चरण क्या कह रहा है, इसी पर हम कर रहे हैं खुलकर बात। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। सीधे एडवोकेट तनुज दीक्षित जी के पास चलते हुए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो। तनुज जी, बिहार की राजनीति बहुत कुछ कहती है और ये वो बिहार है जिसने जब जब परसेप्शन बनाया है, जब जब तस्वीर खुलकर सामने रखी है, उसने पूरे भारत को प्रभावित किया है। अभी अगले ही साल फिर से बहुत खास राज्य हैं जिसमें बंगाल भी है और SIR की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई और बंगाल में विरोध था और अब तो 9 राज्यों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता इस पहले चरण से ही बहुत बड़ा मैसेज भारत को देने वाली है, देश को देने वाली है? बिल्कुल लावणी जी, जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो वोटिंग का परसेंटेज है वो लगभग 65% क्रॉस करने को जाएगा और ये निश्चित रूप से बिहार में पहली बार हो रहा है। आप विगत 2010 से लगातार अगर चुनाव देखें, 2010 में 52% के आसपास, 2015 में लगभग 53% के आसपास, 2020 में जो है लगभग 57% के आसपास वोटिंग हुई, लेकिन अभी तक 60 का आंकड़ा नहीं क्रॉस हुआ है। निश्चित रूप से हर बार वोटिंग परसेंटेज के साथ सरकारों में भी काफी उथल पुथल देखने को मिला है। इवन बिहार के अंदर 1 सीट के फर्क से भी सरकारें बनी और गिरी। ऐसे में निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है, वो जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं, निश्चित ही इनका इंडिकेशन एक बड़े उसमें और जाता है। और ये एक बहुत दिलचस्प चुनाव है क्योंकि जहां पर RJD और कांग्रेस का जो एक गठबंधन है, जहां राहुल गांधी है, तेज प्रकाश यादव है और तेजस्वी यादव जिन्होंने JJD फॉर्म करी, और उनका भी जो इस तरीके से चल रहा है काम पूरी तरीके से, और एक तरफ NDA में
नीतीश यादव और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेता हम देख रहे हैं, तो ऐसे में जो टक्कर है इस बार वो काफी तगड़ी नजर आ रही है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनाने का दावा। तनुज, ये अपने आप में दावे तो खैर खूब किए गए, लेकिन जनता ने किसके दावे पर मुहर लगाई है वो सब अब ईवीएम में कैद हो गए। तमाम सवालों के जवाब ईवीएम में कैद हैं। अब जिस दिन ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी उस दिन पता चलेगा कि पहले राउंड में जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्होंने कहां पर परचम लहराया, कौन कहां पर जो है वो फुस साबित हुआ। हर एक चीज 14 को पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जनता ने फैसला अपना सुना दिया है। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज बताया जा रहा है, मतदाताओं का जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो किस ओर है, इस पर हम जो है वो आगे भी विस्तार से बात करते रहेंगे। चर्चा इस बेहद महत्वपूर्ण पहले राउंड पर जारी रहेगी। तो पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसी के साथ अब ये चर्चा सरगर्म हो चुकी है कि पहला चरण की जो ये हवा है वो किस दिशा में बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुंदन जी, जल्दी से आपके पास एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण लेकर आ रही हूँ। देखिए, हर कोई ये कह रहा है कि परसेंटेज ज्यादा है और ये बहुत कुछ कमाल करेगा, तो ये कमाल किस तरफ, किस दिशा में जा रहा है, किसे फायदा, नफा नुकसान क्या देख रहे हैं आप? देखिए लावनी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके दो फायदे होते हैं, एंटी इनकम्बेंसी और सरकार के पक्ष में। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, विपक्ष एसआईआर को लेकर इतना हल्ला कर रहा था कि उसके वोट कट जाएंगे, लोग ये नहीं होगा, गलत वोटिंग, गलत लोगों के नाम कट रहे हैं, वोटर्स को परेशान किया जा रहा है। इसके इतर यह परसेंटेज ये बताता है कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया वो बिल्कुल सही था। और इसका फायदा जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को तो मिल ही रहा है, महागठबंधन को भी मिलने जा रहा है इसका फायदा। तो चुनाव आयोग पे उंगली उठाना, इस प्रोसेस पे एसआईआर का उठाना और एक नैरेटिव सेट करना, मुझे नहीं लगता ये महागठबंधन के लिए बहुत फेवर में गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है यह मौजूदा सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लावनी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपने आप में मतदाताओं का उत्साह है। हमारे साथ मुंगेर से हमारे संवाददाता कनेक्ट हैं। अभिषेक, मुंगेर में किस प्रकार का वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया, जरा बताइएगा, और क्या मुद्दों पर वोटिंग हुई है या जातिगत फैक्टर हावी रहा इस बार भी? अभिषेक, छोटी सी रिएक्शन। मुंगेर में जो है, मुंगेर में शिक्षा और सड़क स्वास्थ्य मुद्दे को लेकर जो है वोटिंग हुई है। यहाँ मुंगेर में जो है शाम 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है। ठीक है, मतलब ये मान के चलें, जैसा कि अभिषेक बता रहे लावनी, कि ये 5 बजे तक का अगर 55% जा रहा है तो जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो 60% के आसपास जो है टच करेगा। ऑन एन एवरेज बिहार का 5 बजे तक का आंकड़ा 60% के पार जा चुका है। ये गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है एसआईआर के बाद, ये अपने आप में, क्योंकि एसआईआर के बाद में पहला स्टेट बना बिहार जहां पर वोटिंग हुई है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए जो फर्जी मतदाता थे, उसके बावजूद ये परसेंटेज निकलकर सामने आया।